अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. ये नाटकीय घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है और जैसा हमारे सहयोगी सोहित हमें जानकारी दे रहे हैं, पिछले 4 साल में तीसरी बार है जब अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, बल्कि 5वीं बार वो उपमुख्यमंत्री बने हैं. और ये पूरा घटनाक्रम काफी कुछ बता रहा है कि एनसीपी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है. सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं. सुनील, आप किस तरह से ले रहे हैं, आपकी क्या जानकारी मिली, क्या शरद पवार का इसको आशीर्वाद है घटनाक्रम को या नहीं है, क्योंकि संजय राउत दावा कर रहे हैं कि शरद पवार इससे अलग है. देखिए, इस बार तो बहुत सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शरद पवार का बिल्कुल इस घटनाक्रम बिल्कुल शरद पवार का कोई भी समर्थन इस घटनाक्रम को नहीं है. पहले भी उन्होंने साफ किया था. अभी पिछले 4 दिनों से बहुत ही तल्खियां चली हैं. मौखिक बातचीत हुई है देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार में नोक-झोंक की तरह बात हुई है और तब भी उन्होंने भले ठीक है 4 दिन पहले मैंने हाथ खींच लिया था तो आप लोगों ने शपथ क्यों ली, लेकिन इस बार भी हम देख रहे हैं. देखिए, अजित पवार हैं, इन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साफ तौर पर इसमें शरद पवार का कहीं से भी कोई भी समर्थन नहीं दिखाई पड़ रहा है. जैसा कि पिछली बार भी जो हुआ था वो जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, तब भी नहीं हुआ था. अब दूसरा नाम देखिए पुकारा गया है छगन भुजबल का. छगन भुजबल को भी मंत्री पद मिल रहा है. ये छगन भुजबल जो बहुत पहले शिवसेना में थे, मुंबई के पहले मेयर भी रह चुके थे, इन्होंने शिवसेना से बगावत की जाकर और फिर जाकर एनसीपी में शामिल हुए थे. ये पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था और उसके बाद हालांकि छूट कर आए. अब ये एनसीपी में थे लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. हालांकि अपने आप को ओबीसी नेता कहते हैं, शोषितों समाज का नेता कहते हैं, लेकिन आज जिस भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये विरोध करते रहे थे, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो रहे हैं. नाम पुकार पढ़ा उन्होंने. थोड़ी सी कुछ तकनीकी दिक्कत है लेकिन उन्हें कहा जा शपथ का जो है वो पड़ी है. तो ये बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा एक तरह से ये एक डेवलपमेंट है महाराष्ट्र की राजकीय राजनीति में कि जो विपरीत पहले अजित पवार, सुनील, फिर छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल की वहां मौजूदगी ये क्या दिखा रही है? ये भी जानकारी आ रही है कि जो 53 विधायक हैं एनसीपी के, उनमें से 43 का समर्थन यहाँ पर आ गया है, तो केवल वहां पर 10 एमएलए बचे हैं उधर उस खेमे में. देखिए, 54 विधायक एनसीपी के हैं, उसमें से बताया जा रहा है कि 30 जो है अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता
न्याय्य वागणूक देईल. मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब मंत्री म्हणून माझी कमेयता योग्य पार पड़ण्यासाठी आवश्यक असेल. कट्टर समर्थक माने जाते हैं वो अभी फिलहाल हमारे नजरों के सामने शपथ ले रहे हैं. इसके अलावा और भी जो 9 लोग हैं जिनका की नाम यहाँ पर है. और सबसे बड़ी बात कि प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर साथ में हैं जो कि एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं और शरद पवार के सबसे जो है कि भरोसे के आदमी माने जाते हैं. वो प्रफुल्ल पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं. तो ये एक बड़ा क्या संकेत है, ये बहुत प्रयास लगाना बहुत मुश्किल है. प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति से ये माना जा रहा है कि क्या, इसलिए सवाल पैदा हो रहा है कि क्या शरद पवार को की कहीं न कहीं मंजूरी है, क्योंकि जो दिलीप वलसे पाटिल दिखाई पड़ रहे हैं ये सब के सब शरद पवार के बहुत ही कठोर समर्थक हैं. लेकिन आज यहाँ पर अजीत पवार के साथ यहाँ मौजूद है. आपको याद होगा जब शरद पवार ने जब वसंतराव चौहान के कार्यक्रम में जब इस्तीफे की घोषणा की थी तब उनके बगल में बैठे थे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल. लेकिन वो एक तरह से रो पड़े थे. उन्होंने कहा था कि आप चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे. वो जो जयंत पाटिल लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं. उनके भाई जो है जो पार्टी में विधायकों के प्रतोद हैं अनिल पाटिल वो जरूर दिखाई पड़ रहे हैं. फिलहाल अभी 2 नाम पुकारे जा चुके हैं. एक स्पष्ट हो चुका है कि इस सरकार में अब 2 उप मुख्यमंत्री होंगे. एक तो देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के हैं, दूसरे अजीत पवार जो कि एनसीपी के हैं, और एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं जो कि शिवसेना से बगावत कर आए हैं. अब ये देखना होगा कि जैसे एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना की पार्टी पर ही एक तरह से एकाधिकार जमाने की कोशिश की गई थी, क्या अजीत पवार एनसीपी पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करेंगे या फिर इनका एक अलग गुट बनेगा. ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में तो अजीत पवार का ही बोलबाला रहा है एनसीपी में, और जिस तरह से उनको किनारे किया गया, क्या ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते आज ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं. दिलीप वलसे पाटिल का नाम पुकारा गया है. दिलीप वलसे पाटिल ठाकरे सरकार में गृह मंत्री थे. शरद पवार के बहुत ही खास और करीबी माने जाते हैं. वो दिलीप वलसे पाटिल जब अनिल देशमुख की जब गिरफ्तारी हुई थी उनको गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तब दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री पद बनाया गया था. आज वो दिलीप वलसे पाटिल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं. तीसरा नंबर इनका आया है. अब ये शपथ ले रहे हैं यहाँ पर. तो साफ तौर पर कुछ इतने ऐसे चेहरे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जो कि मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो बीजेपी की सरकार को समर्थन देते दिख रहे हैं. उसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो कि शरद पवार के समर्थक हैं, शरद पवार से के बहुत ही लॉयल हैं, लेकिन आज यहाँ पर वो दिखाई पड़ रहे हैं. तो क्या कहीं न कहीं पार्टी में फूट होती देख कहीं यहाँ शरद पवार ने मौन समर्थन तो नहीं दिया है, एक सवाल जरूर उठता है. हालांकि इसके कुछ देर पहले ही उनका बयान आया था कि अजीत पवार के घर में मीटिंग चल रही है, लेकिन वो कुछ अलग कदम उठा रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है. मीटिंग उनकी खत्म हो जाएगी तो वो हमें बताएंगे, और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है तो इस पर हम लोग विचार करेंगे. लेकिन उनके ये जब वो बयान दे रहे थे उसी समय अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों अपने नेताओं के साथ में यहाँ राजभवन आ चुके थे, और राजभवन में हम देख रहे हैं कि अब शपथ विधि चल रही है जिसमें कि अजीत पवार ने खुद ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उसके बाद छगन भुजबल जो कि माना जाता है कि एनसीपी में जो ये लोग अजीत पवार विरोधी है, लेकिन वो छगन भुजबल ने भी शपथ ले ली दूसरे नंबर पे. और तीसरे नंबर पे दिलीप वलसे पाटिल हैं जो कि ये भी शरद पवार के खास बताए जाते हैं, तो ये भी शपथ ले रहे हैं. तो मौन समर्थन कहीं न कहीं अंदर से शरद पवार का है क्या इस बार की सरकार के इस मंत्री अजीत बीजेपी के समर्थन पे, ये सवाल जरूर उठता है. हालांकि अब देखना होगा कि आज जो राजनीतिक यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है उससे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या विपक्ष बचेगा या नहीं बचेगा. महाविकास आघाड़ी एकदम से कहीं कमजोर हो गई है, क्योंकि शिवसेना में 2 फाड़ करके एकनाथ शिंदे आ चुके थे. शिवसेना में बहुत ही कम विधायक 8 से 10 ही विधायक बचे हुए हैं, बहुत ही कम सांसद बचे हुए हैं, और अब एनसीपी के 54 विधायक यहाँ पर आ गए हैं. तो क्या होगा महाविकास आघाड़ी का एक सवाल यहाँ पर पैदा हो गया है. तो विपक्ष को जहाँ विपक्ष को लग रहा था कि तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे मिलकर एक
मिलकर जो है कि बीजेपी को और एकनाथ शिंदे गुट को हरा देंगी। लेकिन अब तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि एक अलग ही गठबंधन, एक अलग ही समीकरण यहाँ पर फिलहाल दिखाई पड़ रहा है कि जो कि सीधे यहाँ विकास आघाड़ी कहीं न कहीं कमजोर होती दिखाई पड़ रही है या उसके अस्तित्व पर संकट होती दिखाई पड़ रहा है। अभी तोड़फोड़ से बची है तो कांग्रेस बची है, लेकिन कांग्रेस भी कितने दिन बचेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके भी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम गाहे बगाहे चलता था कि अब वो शांत हो गए हैं, बयान नहीं देते हैं बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, सरकार में शामिल होने वाले हैं। ऐसे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम यहाँ पर आया था, तो अब क्या अगला नंबर उन लोगों का भी कहीं लग सकता है, ये एक सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन आज के दिन भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा एक तरह से भूचाल के तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे की सरकार पार्टी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, उन्हीं के पार्टी के नेता को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और एक सरकार बनाई जो कि चल रही थी अभी, और अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी। तो एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के ही नहीं देश के दिग्गज नेता हैं, जिनको एक तरह से राजनीति के चाणक्य के तौर पर भी देखा जाता है, उनकी पार्टी में ही कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि दो फाड़ उन्होंने कर दिया है, उनके परिवार में ही उन्होंने कहीं न कहीं सेंध लगा दी है। और अजीत पवार जो इसके पहले भी साल 2019 में अचानक से सुबह से जिन्होंने शपथ ली थी उप मुख्यमंत्री पद की और मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस से ली थी, लेकिन वो सरकार टिक नहीं पाई थी, क्योंकि तब शरद पवार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनकी बगावत को खत्म कर दिया था, दबा दिया था। लेकिन आज ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब शपथ विधि हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में इनके साथ विधायक यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब वापस होने का कहीं कोई मौका नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब एक तीसरा आ रहा है हसन मुशर्रफ, चौथा नाम बुलाया गया है। ईडी का केस चल रहा है इनके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनसे पूछताछ कई बार हो चुकी है। देखिए ये भी यहाँ पर आए हुए हैं और अब ये मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से राजनीति में करवट ली है, महाराष्ट्र की राजनीति ने करवट ली है। और जो एनसीपी के नेता कल तक बीजेपी को कोस रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते थे और जांच के दायरे में कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहे थे केंद्रीय जांच एजेंसी के, वो यहाँ पर आज शपथ विधि में शामिल हैं और शपथ लेते हुए फिलहाल यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, आप हमारे साथ रहिए और ये भी आप नजर रखिए कौन कौन से और जो बड़े नाम हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वेंकटेश केसरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेंकटेश जी, अब इस स्थिति में जहां पर एनसीपी के बड़े बड़े नेता जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं अजित पवार के साथ, शरद पवार क्या इस पर फैसला लेते हैं, क्या उनका समर्थन इसको है क्या नहीं है, इसमें आप इस स्थिति में कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो एक गुगली की तरह देखे जाते रहे हैं महाराष्ट्र में। अब क्या इस बदलाव में उनका समर्थन जो है वो गुगली माना जाएगा, या अगर उनका समर्थन यहाँ पर नहीं होता है तो आपको लगता है कि वो एक अहम उनका डिसीजन होगा? जो मुझे लगता है इसके अंदर जो तीन बड़े नाम हैं, अजित पवार को छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली वलसे पाटिल, छगन भुजबळ और हसन मुशर्रफ, ये शरद पवार जी के खासम खास आदमी रहे, तो ये उनको अंधेरे पे रख के ये डिसीजन नहीं ले सकते। एनसीपी को शायद इसकी पूरी जानकारी होगी, उसका अंदाजा होगा। आप जैसा आपने कहा कि ये गुगली है या अंदर घुस के मारना है, क्योंकि शिवसेना में जो बगावत हुई उसका कारण अलग था, लीडरशिप वैसी कमजोर थी, लेकिन एनसीपी को ये अंदाजा था। अब ये सभी लोग बड़े जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं, वो उसके अंदर मास लीडर है। अजित पवार का पॉलिटिकल करियर ही शरद पवार ने शुरू किया था। शरद पवार जी को इस एज में धक्का देके डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेना ये उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसके पहले बार भी रहे, हो मुख्यमंत्री नहीं बने हो। तो अब जैसा कि छगन भुजबळ है, उन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि छगन भुजबळ इसके पहले के देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे, सरकार के कार्यकाल में उनको जेल में डाला गया था। दिलीप वलसे पाटिल का पूरा करियर, उनकी फैमिली का करियर, उनके पिताजी वगैरह शरद पवार जी के साथ में रहे, ये बहुत ही ट्रस्टेड लोग रहे। पावर के लिए वहां गए ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये अनफोल्डिंग सिचुएशन है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है। विजय जी, विजय चोरमरे हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपको क्या लगता है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्यों गए होंगे वहां पर वो? चलिए विजय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वेंकटेश जी इस बात को आप ही आगे ले जाइए थोड़ा, क्यों आपको लगता है कि ये कॉमा या फुल स्टॉप के बीच की स्थिति? नहीं, मुझे इसलिए लगता है
कि लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन किया है कि सुप्रिया सुळे को उन्होंने जो इन्वाइट किया तो अजित पवार नाराज थे, वो बात नहीं है। अजित पवार नाराज होने के कारण कांग्रेस की जो पहली सरकार थी उन्होंने जो उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का हो या और दूसरा इरिगेशन का हो। लेकिन बाकी के छगन भुजबल, अजित, दिलीप वलसे पाटिल, ये हसन मुश्रीफ, ये लोग बहुत ही कद्दावर लोग हैं और ये ऐसे पावर के लिए जाने वाले नहीं है। इनको इसके पहले भी पावर में थे, आज भी उन्हें उनसे उनको ये भी नहीं लगता कि ऐसा कि उनका पॉलिटिकल बेस कहीं हिल गया है। महाविकास आघाड़ी के पास पे लोगों की सहानुभूति थी, ऐसी बात नहीं है। अगर चुनाव होते, जैसा कि ये एकनाथ शिंदे आने के बाद में जो जी अखिलेश जी भी हमारे साथ हैं। वेंकटेश जी का संपर्क हमसे टूट गया है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी, अब यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी संख्या में विधायक इनके साथ हैं, तो ये इसको टूट कहा जाएगा या फिर ये एनसीपी ही रहेगी इनके साथ? ये अब स्पीकर के ऊपर इसका जो है फैसला होगा, उस पर नजर रहेगी। अब बिल्कुल, जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ था और उसको लेकर के लंबी कानूनी लड़ाई चली, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का इस बारे में फैसला भी आया था। निश्चित तौर पर वो तो उसको उसकी दृष्टि में रख करके ही फैसला किया जाएगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ये फैसला छोड़ा गया था, आप जानते हैं, शिवसेना वाले मामले में भी। और जाहिर सी बात है कि ये वाला जो मामला है, ये भी अगर शरद पवार कहते हैं कि नहीं, ओरिजिनल पार्टी मेरी है, मैं ही इसका अध्यक्ष हूं और मैं ही तय करूंगा, मैं ही व्हिप जारी करूंगा, तो फिर बात अलग बनेगी। लेकिन जो अब सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि इसको आप बगावत कहेंगे या फिर आप कहेंगे कि शरद पवार की मुक्त सहमति है, जब तक ये सेटल नहीं होता तब तक इस सवाल का जवाब दे पाना मुश्किल है कि आगे जाकर संवैधानिक तौर पर इस मामले में क्या होगा। लेकिन अभी एक मिसाल है शिवसेना में जिस तरह की टूट हुई थी और जिस तरह से उनके पास 53 में से बताया जा रहा है कि 40 से भी अधिक विधायकों का समर्थन, 43 विधायकों का समर्थन है, तो वो तो 2/3 से भी कहीं ज्यादा होता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके पास ज्यादा संख्या है, तो उन्हीं को मान्यता स्पीकर दे सकते हैं। ये स्पीकर के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जैसा हमने कहा है कि अभी तक ना तो सुप्रिया सुले की ओर से कोई बयान आया, ना शरद पवार की ओर से कोई बयान आया है, और जिस तरह से यहाँ पर छगन भुजबल ने शपथ ली है, जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, और भी दिलीप वलसे पाटिल हो या और भी नेता हो जो शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते रहे, अगर वो शपथ ले रहे हैं, अगर वो शपथ विधि समारोह में मौजूद हैं, तो ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि एनसीपी में जो कुछ भी अभी हुआ है, या तो एक योजना के तहत हुआ है और बाद में शरद पवार क्या इसको अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पिछली बार किया था। हालांकि पिछली बार उन्हें कामयाबी मिल गई थी अपने विधायकों को अपने साथ रोकने में, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि विधायक इस बार सरकार में शामिल भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या इसको कहा जाए अब, क्योंकि शरद पवार की प्रतिक्रिया इस पर जो आती है उससे ये तय होगा क्या ये नाराजगी है या फिर एनसीपी का एक तरह से आपका ये समर्थन है बीजेपी को खुले तौर पर। विजय चौरमुरे जी, आपको क्या लगता है इस स्थिति को देखकर? तभी जी मुझे लगता है ये एनसीपी में फूट है या एनसीपी सरकार के साथ जा रही है, महाराष्ट्र की एनसीपी, ये कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक शरद पवार जी का और सुप्रिया सुले जी का बयान नहीं आता तब तक ये क्लियर नहीं होता क्या होगा। क्योंकि याद देखिए, ऐसे सारे नाम दिख रहे हैं, दिलीप वलसे पाटिल दिख रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल दिख रहे हैं, तो ये शरद पवार जी के इतने ट्रस्टेड लोग हैं कि ये पार्टी से अलग होने की सोच नहीं सकते, कोई भी सोच नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है 1-2 घंटे के बाद, जब तक उनके बयान नहीं आते तब तक देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, पार्टी में फूट है या एनसीपी महाराष्ट्र में इनके साथ जा रहे हैं। मगर एक बात सही है कि बार बार शरद पवार जी ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में। जब 2 महीने पहले अजित पवार जी की जब बीजेपी के साथ जाने की बात चल रही थी, तब भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते, अगर वो जाए तो अपना उनका प्रॉब्लम होगा, हम पार्टी एनसीपी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मगर आज दिलीप वलसे पाटिल जैसे लोग यहाँ दिख रहे, तो थोड़ा जो ये प्लान की तरह, एनसीपी के प्लान की तरह चल रहा है या कोई धमाका है, कुछ अभी क्लियर करने के लिए 1-2 घंटे अपने रुकना पड़ेगा, मुझे लगता है। जी, वेंकटेश जी भी हमारे साथ बने हुए। वेंकटेश जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जो पटना में अभी हमने जुटान देखा विपक्षी पार्टियों का, और उसमें जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी शादी करे, हम सब बाराती बनकर चलेंगे, उसके बारे में ये कहा गया कि वो 2 बातें कह रहे थे। पहली बात तो शादी की बात कर रहे थे और दूसरी बात ये भी इशारा दे रहे थे कि 24 में
राहुल गांधी जो है वो पीएम पद का चेहरा होंगे और बाकी सारे जो दल है वो बाराती होंगे। क्या ये भी एक ट्रिगर हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम का? क्योंकि बीजेपी के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि वही ट्रिगर है, क्योंकि एनसीपी के कई नेता ये नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी के साथ जो है वो उनकी पार्टी रहे और उनके नेतृत्व में उनको विश्वास नहीं था, इसीलिए अलग होने का फैसला किया है। ये स्पिन भी यहाँ पर दिया जा रहा है दिल्ली में। नहीं है, ठीक है, दिल्ली पे स्पीच दिया जाएगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो राहुल गांधी फैक्टर अभी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ इस महाराष्ट्र में जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो दौर चल रहा है, उससे जो इस्टेब्लिश लीडर है कहीं ना कहीं उनको एक धक्का पहुंचा है। दूसरी बात ऐसी है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ में ज्यादा रिलायबल नहीं रह सकती। एक ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा या भारतीय संविधानाबद्दल। वेंकटेश जी की आवाज फिर हमारे पास नहीं आ पा रही, लेकिन जिस बात का इशारा वो कर रहे हैं कि इससे क्या एकनाथ शिंदे को परेशानी होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को तो मना लिया गया। गुरुवार रात को, जैसा कि हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, वो दिल्ली आए थे। 2 बजे सुबह तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक चली थी। लगता है कि उसी में ये सारा फार्मूला तय हो गया होगा। लेकिन जिस और इशारा कर रहे हैं वेंकटेश केसरी की, क्या एकनाथ शिंदे को ये मंजूर होगा? क्योंकि उनके ऊपर जो निर्भरता है इस सरकार को चलाने की, क्या वो इससे कम नहीं हो जाएगी? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अजित पवार अपने साथ एनसीपी के विधायकों को लेकर के आ गए। लेकिन जैसा कि ताबिश हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जो प्राथमिकता है वो फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार को लेकर के कम है। ज्यादा प्राथमिकता में उनकी अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वो हैं, जहां पर कि उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जीतने का लक्ष्य है। 48 में से वो कह रहे हैं कि हम 45 सीटें जीतना चाहते हैं महाराष्ट्र में, और यही कारण है कि एक एक करके ये सारा जो समीकरण है इसको दुरुस्त किया जा रहा है। क्या चोरमारी जी आप इस बात से सहमत हैं? सही है। मैं पहले वेंकटेश जी जो बात कह रहे थे उस बात पे आऊंगा। ये मुझे लगता है ये सारा मामला है ये सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ये लोग ऐसे नहीं है कि सत्ता के लिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और थोड़ी क्रोनोलॉजी हम थोड़े 10 दिन पीछे जाके देखेंगे। 10 दिन पहले जब एनसीपी का यहाँ जो एनिवर्सरी का फंक्शन हुआ था, उसमें अजित पवार ने कहा था कि मुझे संगठन में काम करना है, मैं नेता विपक्ष का इस्तीफा दूंगा और मुझे संगठन के साथ काम करना है। और 10 दिन होने के बाद भी उस बारे में कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए अजित पवार नाराज चल रहे, ऐसी खबरें आ रही थी। मगर उस नाराजी की वजह से ये नहीं जा पा रहे, अजित पवार नहीं जा सकते, क्योंकि अजित पवार के साथ बाकी इतने सारे महत्वपूर्ण जो पार्टी के विधायक है, जो शरद पवार के लॉयलिस्ट है, वो भी है। दूसरी बात, मैं एक बात पर आपका ध्यान खींचूंगा कि 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब विपक्ष पर हमला किया था, तब एनसीपी पर बहुत ही करप्शन के गंभीर आरोप किए थे। एक सिंचाई घोटाला और बाकी सारी घोटालों की बात की थी, और उस घोटाले में सारे एक घोटाला सिंचाई घोटाले पे तो अजित पवार के ही और एमएससी बैंक का जिक्र किया था, उस बैंक में अजित पवार का नाम था। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जिस पार्टी पर जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं, 3 दिन के बाद वो सारे लोग बीजेपी के साथ सत्ता में है, सरकार में है। ये एक विडंबना हमें यहाँ देखनी चाहिए। लेकिन विजय जी मैंने वो पूरा भाषण सुना था। ये बात जरूर है कि उन्होंने घोटाला का जिक्र किया था, लेकिन नाम उन्होंने कहा था कि शरद पवार और सुप्रिया सुले का नाम लिया था। अजित पवार का नाम पीएम मोदी ने नहीं लिया था। नाम नहीं लिया था, मगर देखिए उन्होंने सिंचाई घोटाले की बात की थी, उन्होंने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बात की थी। ये दोनों बातें हैं, जो दोनों आरोप थे, ये आरोप अजित पवार के ऊपर थे। बेसिक उस आरोप के सेंटर में अजित पवार थे, ये सारा महाराष्ट्र जानता है। इसलिए मुझे इस विडंबना के लिए की तरफ ध्यान खींचना पड़ा। सुनील जी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, सुनील जी बताइए, अब तक कौन कौन शपथ यहाँ पर ले चुके हैं, और ये जो आरोपों की बात यहाँ पर चल रही है, इनके बारे में आप थोड़ा समझा दीजिए, जो लोग अब यहाँ पर इस गवर्नमेंट में शामिल हो रहे हैं। सुनील जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो अपडेट वहां से दीजिए, अब तक कौन कौन शपथ ले चुके हैं। अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही व त्यांच्याकडे उघड देखिए तबीश, अब जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। अजित पवार के साथ में, इसलिए अजित पवार स्वयं
डॉक्टर छगन भुजबल रहे हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। उसके बाद दिलीप बख्शी पाटिल है, उन्होंने शपथ ली है। सुनील जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है हमारे पास, आपकी आवाज़ ठीक करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अखिलेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सुनील जी से भी बात हो रही थी तो वो भी बता रहे थे कि ये टूट की खबरें, नाराजगी तो कांग्रेस को लेकर चर्चा रहती है कई जगहों पर। अब यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ के बाकी दो पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं उसमें टूट यहाँ पर हो चुकी है एक तरह से। तो लगता है कांग्रेस की जरूरत नहीं है बीजेपी को, या वो यहाँ पर ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं इन पार्टियों के मुकाबले? देखिए, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है ताबिश, लेकिन आपको याद होगा कि अजित पवार इससे पहले भी बगावत कर चुके हैं। हालांकि जिसके बारे में बार बार मैं कह रहा हूं अपने इस लाइव में कि तब भी शरद पवार की मौन सहमति थी, और इसका खुलासा अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। विजय जी और वेंकटेश जी इस बारे में अधिक बता पाएंगे, क्योंकि ये भी तब कहा गया था, रिपोर्टिंग की गई थी और हमने भी तब रिपोर्ट किया था, क्योंकि तब जो घटनाक्रम हुआ था उससे पहले शरद पवार यहां पर दिल्ली में संसद सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर गए थे। हालांकि तब वो कह रहे थे कि विदर्भ के किसानों का मुद्दा था जिसके लिए चर्चा करने के लिए वो आए थे, लेकिन अब ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि वो तब चर्चा जरूर इसी बात को लेकर के हुई थी कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए और वहां पर सरकार बने। तो अजीत पवार चूंकि एक बार पहले भी बगावत कर चुके थे। दूसरी बात ये कि अगर आप ये देखें कि जब मई में इस्तीफा दिया, मई के पहले सप्ताह में शरद पवार ने, उसके बाद से अजीत पवार ने मई से लेकर के अभी तक 2 महीने में क्या किया है, उनके आप बयानों की फहरिस्त उठा करके देख लीजिए। करीब करीब हर मुद्दे पर वो बीजेपी का समर्थन करते नजर आए हैं। यहाँ तक कि जो रेल दुर्घटना अभी हुई थी बालासोर में, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा था कि रेल मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो यानी हर मुद्दे पर वो अजित पवार एक तरह से एनसीपी की जो लाइन थी उससे अलग होते नजर आए थे, और यही कारण था कि वो सबसे ज्यादा वनरेबल थे इस तरह की बगावत के लिए, और शायद इसी कारण उनके ऊपर बीजेपी ने निशाना साधा और उनको साथ लेकर के आए। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, आप जानते हैं कि बीच बीच में इस तरह की खबरें भी आती रही हैं कि कांग्रेस के भी कई विधायक जो है वो छोड़ना चाहते हैं, इस सरकार के साथ आना चाहते हैं। लेकिन शायद बीजेपी को लगा होगा कि जब हमें सीधा कांग्रेस से मुकाबला करना है तो एंटी इनकम्बेंसी उनकी हम क्यों झेले। तो इसलिए बेहतर होगा कि अजित पवार को अपने साथ ले, जिनका अपना वर्चस्व भी है कई इलाकों में महाराष्ट्र में, और एक तरह से एनसीपी पूरी उनकी मुट्ठी में है जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है। तो यही वजह है कि बीजेपी को ये ज्यादा मुनासिब लगा कि अजित पवार को साथ लिया जाए, और इससे एक तीर से 2 निशाने होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सत्ता में मजबूती मिलती ही, अजित पवार आते तो लोकसभा का मिशन भी उनका बीजेपी का सदस्यता है। इसके साथ साथ जो केंद्र में विपक्षी पार्टियां अपना एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं और जिसमें शरद पवार सबसे आगे रह करके भूमिका निभा रहे हैं, तो उससे भी, इस टूट से भी शरद पवार की जो भूमिका है वो कमजोर होती है। लेकिन यहाँ पर विजय जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी यहाँ पर आना चाहूँगा। विजय जी, अब महाराष्ट्र की सियासत में इस सब बदलावों के बाद आप क्या स्थिति वहाँ पर देखते हैं? एमवीए तो जाहिर है बहुत कमज़ोर यहाँ पर नजर आएगी। शरद पवार अगर डिसीजन उनका क्या रहता है उसमें अगर वो इनके साथ जाते हैं तब क्या स्थिति आपको लगती है? अगर एमवीए के साथ ही वो रहते हैं तब आप क्या हालात देखते हैं? देखिए, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी, उस पार्टी का जो बेस वोटर है वो सारा सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी मानने वाला है, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जाने वाला वोटर है। मुझे लगता है अगर शरद पवार इस जो कुछ घटनाएं घट रही उसे अलग करके एनसीपी जिस रास्ते पे चल रही उस रास्ते पे चलेंगे, तो शरद पवार ने आज तक बार बार 78 के बाद बार बार ये साबित कर दिया है कि वो अपनी बलबूते पर 50 से 60 एमएलए जितवा सकते हैं। और मुझे लगता है कितनी भी बड़ी फूट हो, अगर शरद पवार की इसे सहमति नहीं होगी और नेशनल पार्टी आगे जाके स्वतंत्र से लड़ेगी, तो शरद पवार तब भी करिश्मा कर दिखा सकते हैं कि 50 से ज्यादा विधायक एनसीपी के चुनकर ला सकते हैं। उनकी इतनी ताकत, हाल ही के दिनों में उनकी कोई उम्र का प्रॉब्लम होता है, मगर फिर भी जो वो जब मैदान में उतरते हैं तो मैदान के में डट के खड़े रहते, सामने कोई भी हो उसे डरते नहीं। पिछले 3 दिनों से उन्होंने जिस तरह देवेंद्र फडणवीस के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही है वो देखते हुए आज भी कितने जोश में है वो दिख सकता है। अगर राष्ट्रवादी इस फूट के साथ पार्टी करके जाएगी तो मुझे लगता है आगे जाके शिवसेना और कांग्रेस की जो आघाड़ी रहेगी, वो महाविकास आघाड़ी कहेंगे उसे क्या और क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, मगर ये जो आघाड़ी रहेगी उस आघाड़ी को महाराष्ट्र में बहुत जो अच्छा सहानुभूति है, जो सिंपति मिलेगी। क्योंकि आज भी शिवसेना के बारे में देखें तो शिवसेना के बारे में
बाकी सारे नेता लोग एकनाथ शिंदे के साथ आए, मगर जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा शिव सैनिक है, वो आज भी महाराष्ट्र में एक उद्धव ठाकरे के साथ है और आगे जाके एनसीपी के साथ भी यही रहेगा। जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता शरद पवार के साथ रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये सारे करने में बीजेपी, इस चर्चा में बहुत बार इसका जिक्र हुआ है कि बीजेपी क्या चाहते, क्योंकि एकनाथ शिंदे और मैं पहले भी कह चुका कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों लड़के लोकसभा की 14-15 सीटों से आगे नहीं जा सकते। वो 14-15 सीटों का आंकड़ा जो है वो 30 से आगे लेने के लिए उन्हें और कोई साथी की जरूरत थी। उनके हिसाब से उद्धव ठाकरे उनके नेचुरल साथी थे, मगर उद्धव ठाकरे और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पिछले कुछ दिनों से जो स्टैंड लिया है वो देखते हुए लगता है कि आगे शिवसेना उनके साथ नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने एनसीपी पे डेरे डाले हैं अजित पवार के माध्यम से। और वो लोकसभा का गणित उनके लिए राज्य के सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है।